जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हम लोग उसने कहा था चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। उसने कहा था पाठ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। इनके माता का नाम क्या बोलते हैं, लक्ष्मीबाई है, लक्ष्मी देवी है, जो कि किताब में जिक्र नहीं किया गया है इनके बारे में, फिर भी इसमें लिख दिया गया है, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के जीवन परिचय के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 में हुआ। गुलेरी जी का जन्म कब हुआ? 7 जुलाई 1883 में हुआ। और इनका निधन यानी इनका मृत्यु हो गया 12 सितंबर 1922 को। इनका मृत्यु 12 सितंबर 1922 को ये मर गए। इनका मृत्यु हो गया। इनका जन्म स्थान जयपुर राजस्थान था। इनका जन्म हुआ कहाँ? तो जयपुर राजस्थान में इनका जन्म हुआ। लेकिन मूल निवास यानी कहाँ के रहने वाले थे? मूल निवास इनका कहाँ था? एक मिनट। इनका मूल निवास गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के। ये कहाँ के रहने वाले थे? गुलेर नामक ग्राम और जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। ठीक है। और इनके पिताजी का नाम पंडित शिवराम था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का पिता का नाम क्या था? पंडित शिवराम था। अब इनके शिक्षा के बारे में पढ़ लेते हैं। शिक्षा कहाँ से ग्रहण किए, कब किए, कौन सा शिक्षा प्राप्त किए, इसको पढ़ लेते हैं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने बचपन में संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की है। पहले संस्कृत की शिक्षा प्राप्त किए। उसके बाद में 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से एंट्रेंस तथा मैट्रिक की परीक्षा दी, पास किए। कितना में? 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता से मैट्रिक की परीक्षा पास किए। और 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट के परीक्षा पास किए। यानी 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से क्या किए? इंटर किए। पास किए इसमें नहीं बताया, इंटर किए बताएगा। ठीक है। और 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की। कब किए? 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए करें। ठीक है। अब इनके कहानियाँ के बारे में पढ़ लें, कितनी कहानियाँ हैं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपने जीवन में 3 कहानियाँ लिखी। कितने लिखे? 3 लिखे इसमें, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। पहला कहानियाँ है इनका सुखमय जीवन, जो कि 1911 में लिखे। और बुध का कांटा, ये भी 1911 में लिखे। और उसने कहा था 1915 में लिखे, जो हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। उसने कहा था कब लिखा गया? 1915 में। तो ये 3 कहानियाँ हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण कहानियाँ है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बताया गया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के प्रमुख लेखक थे। जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे वे 20वीं सदी के लेखक थे। ठीक है। तो क्या बताया गया है? गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी अपने जीवन में। कब लिखी? कितने कहानियां लिखी? 3 कहानियां लिखी। चलिए अब हम लोग कहानी पे चलते हैं, उस पाठ को पढ़ते हैं। ये तो हो गया उनका जीवन परिचय। अब पढ़ते हैं उनके चैप्टर पाठ को। क्या है? उसने कहा था। किसने कहा था? तो उसने कहा था यानी किसी ने कहा था। इसमें इसको पढ़ेंगे। उसने कहा था। उसने कहा था का लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। उसने कहा था का लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। इस चैप्टर की शुरुआत अमृतसर के बाज़ारों से होता है, जिसमें एक लड़का और लड़की आपस में मिलते हैं, फिर उसके बाद में बातचीत होती है। अब आगे बतलाया जाएगा, पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है। क्या बतलाया गया है? बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वाले की जबान के कोड़ों से किनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं। उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू कांटे वाले
की बोली का मुहर्रम लगावे। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कें पर घोड़ों के पीठ को चाबुक से धुलते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थित करते, तो कभी राह चलते पैदल की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं। यानी इसमें बतलाया गया है, बड़े बड़े शहरों में गाड़ी चलने से और घोड़े गाड़ी चलने से यानी कान छिल जाते हैं, यानी पक जाते हैं। यानी कान पकना का यानी ऊब हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। उनसे हमारी यह प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू कांटे वाले की बोली मुहर्रम लगाए, यानी बोली को कम करें। जन बड़े शहरों में चौड़ी सड़क पर घोड़े पीठ चाबुक से धुलते हुए कभी कभी घोड़े की नानी याद आ जाती है। जब घोड़े को शहरों में चाबुक से यानी उसके पीठे पे मारते मारते ले जाते हैं, तो उनकी क्या बोलते हैं, घोड़े को बहुत ही कठिनाई होती है। तो कभी राह चलते पैदल की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं। इसमें बताया गया कुछ कुछ ऐसा, अभी समझ में नहीं आया। कभी उनके पैरों के अंगुलिया के पैरों को चिंधकर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं, और संसार भर की ग्लानि, निराशा और शोक के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक गड्डी वाले के लिए ठहरकर सब्र का समुंदर उमाड़कर बच्चों का खलासा, हटो भाइयों, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा करते हुए सफ़ेद फेंटो खच्चरों और बतखों, गन्ने और खोमचे और भारे वाले के जंगल में राख खेते हैं। क्या मजाल है कि एक मिनट क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यानी जब बाजारों में घोड़े गाड़ी वाली चिल्लाते जाए तो बहुत आमदी अपने हटते नहीं है। ठीक है, यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चुनौती देने पर भी जीक से नहीं हटती या लीक से नहीं हटती, तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीने जोरिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारी, बच जा लंबी वालिए। जब घोड़े गाड़ी लेकर चलते हैं लोग, तो कोई बुढ़िया क्या बोलते हैं लीक पर यानी रास्ते पर जब भेटा जाती है, तो ये घोड़े गाड़ी वाली कैसे कहते हैं उनको, हट जा जीने जोरिए, यानी हट जा जीने वाली, हट जा जीने जोरिए यानी हट जा जीने वाली, हट जा कर्मा वाली है, तू कर्म वाली है, हट जा पुत्ता प्यारी, तुम पुत्रों की प्यारी है, बचा जा लंबी वाली यानी बचा जा तुम्हारी लंबी जीवन, ऐसे कहकर हटाते हैं लोग। ठीक है, तो समष्टि में किसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, यानी हट जा जीना जोरिए यानी तू जीने योग्य है, तू भाग्य वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है। ये घोड़े गाड़ी वाले बोलते हैं। ठीक है, बच जा। अब क्या है, अब यहाँ से हमारा कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, चलने वाला है। ऐसे में बम्बू कांटे वाले के बीच से होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसने बालों और उसके ढीले सूथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। यानी उसी अमृतसर के बाज़ारों में एक लड़का और लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उनके बालों और उनके ढीले सूथरे से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। यानी उनके दोनों के बालों के से लगता था कि दोनों क्या है, सिख है। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था, और यह रसोई के लिए बढ़िया दुकानदार एक परदेसी से गूँथ रहा था, जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता ना था। यानी अमृतसर के बाजार में एक लड़का और एक लड़की मिल गए, और लड़कावा क्या वह अपने मामा के लिए केस धोने के लिए दही लेने आया था, और लड़कियां उस बाजार में क्या करने आई थी, रसोई के लिए बढ़िया ले आने आई थी। और उस समय दुकानदार एक परदेसी से गुजरा था, एक अन्य
दुकान एथी से क्या बोलते हैं ग्राहक से बात कर रहा था, जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता ना था। अब यहाँ से ही सबका कहानी शुरू होने लगता है। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था, यानी गुज रहा था, बातचीत कर रहा था, इतने में ही दोनों का कहानी शुरू होने लगा। ये आपस में बात करने लगा सब, लड़का और लड़की। अभी लड़कावा पूछता है क्या, तेरे घर कहाँ है। लड़कावा लड़कियाँ पूछता है तेरे घर कहाँ है। अब ये कहते ये मगरे में, और तेरे, अब ई बोलता है माझे में। ये अभी फिर पूछता है तेरा कहाँ है, यहाँ कहाँ रहती है तुम। अब उसको पूछना तो पड़ेगा कि उसको जरूरी हो गया। अब पूछता है यहाँ कहाँ रहती है। अब ये भी बोलती है अमृतसर के बैठक में वे मेरे मामा होते हैं। नहीं, अमृतसर के बैठक यानी बाजारों में, और वे क्या होते हैं, मेरे मामा होते हैं। और ये लड़का भी बोलता है मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। ये सबको आप लोग याद करते रहिएगा। ये क्या बोलता है लाना सिंह, मैं भी मामा के यहाँ रहता हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। लाना सिंह का मामा घर कहाँ था, गुरु बाजार में। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदे देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। अब इतने में दुकानदार परदेसी से गुजर रहा था, तो उनको सौदा देकर क्या बोला, भेज दिया। और इन दोनों को बात करते देख उसे रहा नहीं गया, और उसको सौदा देकर ये दोनों को भेज दिया, जाओ सो। अब सौदे लेकर दोनों साथ साथ चले। सौदा ले लिया सब, तो दोनों साथ साथ चला। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा। अब देखो ये लड़कावा का भी कुछ हो रहा है जाके कुछ दूर पर पूछता है, क्या बोला, दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा तेरी कुड़माई हो गई। अब कुड़माई का क्या पूछा, तेरी मंगनी हो गई। लेकिन क्या पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, काहे कि अब बोल हमरो अब तो पीछे पड़े के बाद पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, तेरी तेरी कुड़माई हो गई। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई, और लड़का मुंह देखता रह गया। अभी पूछता है तेरी कुड़माई हो गई। अब इस पर लड़किया क्या कहती है, मुस्कुरा कर धत, और भाग गई, और लड़की मुंह देखते रह गया उसका। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अक्सर अक्सर दोनों मिल जाते थे। अक्सर मान दोनों मिल जाते थे, यानी कभी कभी सब्जी वाले के दुकान पे, तो कभी कभी दूध वाले के दुकान पर ये बार बार मिलते रहते थे। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा तेरी कुड़माई हो गई। फिर वही बात पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, और उत्तर में वही धौत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली हाँ हो गई। अभी बार बार उसको परेशान करता था, पूछता था तेरी कुड़माई हो गई, तेरी मंगनी हो गई, तो वो बार बार धौत कहकर भाग जाती थी। लेकिन अंत में क्या कहती है, से हाँ हो गई है। तो ये पूछता है कब, तो ये बोलती है कल, देखते नहीं यह रेशम से कड़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। ऐसे में कहकर लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। अभी कह के भाग गई, तो लड़कावा क्या किया, घर के राह यानी घर चल पड़ा। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। अब देखा यो क्या बोलते हैं इसको, यो बेफालतू ये है अब रास्ता में जा रहा है, तो एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छाबड़ी वाले के दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते को पत्थर मारा, और एक गोभी वाले के ठेले में दूध ढकेल दिया। अभी लड़कियां बोल दी हाँ हो गई, तो ये बेचारा घरे चल दिया। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, और एक छबड़ी वाले के दिन भर की कमाई खत्म कर दिया। एक कुत्ते को पत्थर मारा, और गोभी वाले को ठेले दूध में क्या बोलते हैं उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराया, अंधे की उपाधि पाई। अब सामने से आ रही थी एक औरत, उससे टकराया, और क्या बोलते हैं अंधे की उपाधि पाई। अब पूछेगा इसमें ऑब्जेक्टिव से, लाहना सिंह अंधे की उपाधि कैसे पाई, तो एक वैष्णवी से टकाकर अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं घर पहुंचा। अब इतना अति करके, इतना परेशान करके घर पहुंचा। और भाग 2, अब यहाँ से हमारा कहानी बदलता है। राम राम
यह भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंडकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई है। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और बर्फ ऊपर से, लुधियाना से 10 गुना जाड़ा है और बर्फ ऊपर से पड़ रहा है। पिंडलियों तक खींच खींच में धबे धसे हुए हैं, नगीम कहीं दिखता ही नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है। क्या बोल रहा है? नगीम कहीं दिखता नहीं, यानी दुश्मन कहीं दिखता नहीं है, और घंटे 2 घंटे में कान फाड़ने वाली धमाके के साथ सारी खंडक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े, माने इस गोले से बचेगा तभी ना कोई लड़ेगा। नगरकोट में जलजला सुना था, नगरकोट में जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। बचपन में नगरकोट में जलजला सुनते हैं, यहाँ तो दिन भर में 25 जलजले हो जाते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कुहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है, यानी जब जब खंडक से हाथ निकलेगा या कोहनी लगे तो खटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास के पत्तियों में छिपे हुए हैं। लहाना सिंह और 3 दिन है, 4 तो खंडक में बिता ही दिए, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी आ जाएगी, छुट्टी मिलेगी। यानी लहाना सिंह 3 दिन तो ऐसा ही खंडक में बीत गए, परसों रिलीफ आएगी तो 7 दिन की छुट्टी मिलेगी। अपने हाथों, क्या बोलते हैं, सॉरी, एक मिनट, अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भरकर सो जाएंगे, पेट भरकर खाकर, यानी पेट भरकर सो जाएंगे उसी फिरंगी मेम के बागों में। यानी बोलता है लहाना सिंह, क्या बोलते हैं, अपने हाथों में जब छुट्टी मिलेगी तो पेट भरकर जाकर वहाँ पे खाएंगे और आराम से सो जाएंगे लोग। ठीक है, अब क्या बोला, उसी फिरंगी मेम के बागों में, उसी फिरंगी मेम के बागों में मखमल किसी हरी घास फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम लेती नहीं है, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। ये अपने घर को याद पड़ रहा है क्या? उसी मखमल हरी घास में जब फिरंगी में फल और दूध के देती है खाने पीने के लिए, तो उसकी पैसा नहीं लेती है और बोलती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झपी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ा और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की दहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। अभी लहाना से क्या बोलता है, 4 दिन पलक नहीं झपका, बिना फेरा घोड़ा बिगड़े और बिना लड़े सिपाही। अब कुछ कहता है अगर हमें इजाज़त मिल जाए तो अकेले जर्मनों को मार कर आऊँगा। पाजी कहीं, एक मिनट, पाजी कहीं के कल्लों के घोड़ों संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं। पाजी कहीं कल्लों के घोड़ों संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर फड़फड़ाने लगते हैं। यो अंधेरों में 30 मन गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। ये बोलता है से उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट आने का क्या भैया कमान दिया, नहीं तो नहीं तो नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजरा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाने नहीं चलते हैं। अभी लहाना सिंह बोल रहा था जो हम अकेले मार के चलाते हैं, तो यहाँ इस बात पर क्या बोलते हैं, हजारा सिंह मुस्कुराकर कहते हैं लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते हैं, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा, 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। सूबेदार सच है। अभी लहाना सिंह बोलता है सूबेदार सूबे सूबेदार जी सच है, नहीं, सूबेदार सिंह बोलता है सच है। लहाना सिंह बोला
पर करे क्या, हड्डियों हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है, सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झड़ रहे हैं। ये बोल रहा है क्या करें हैं, इतना दिन लड़ाई हो गया, एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाएगी। अब बोल रहा है क्या करें, इतना दिन तो लड़ाई का हो गया, एक धावा हो जाए तो मजा आ जाएगा, यानी गर्मी आ जाएगी। उद्यमी उठ, सिगड़ी के कोले डाल, वजीरा तुम 4 जन बाल्टियों लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। अभी बोल रहे हैं वजीरा सिंह, क्या बताएगा इसमें, हाँ, उद्यमी उठ, सिगड़ी के कोले डाल, वजीरा तुम 4 जन बाल्टी लेकर खाई का पानी बाहर फेंक, यानी पानी जम गया था, बर्फ हो रहा था। महासिंह शाम हो गई, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगा। इस सूबेदार कहते हैं उनको, और यह कहते हैं सूबेदार सारी खंडक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा पलटन का विदूषक था। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। वजीरा पलटन सिंह का विदूषक था। ये किसका विदूषक था, तो पलटन सिंह का विदूषक था वजीरा। विदूषक का मतलब क्या होता है, जोकर, ठीक है। बाल्टी में गंदला पानी लेकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ, पाधा बन गया, मैं बोर हो गया हूँ। करो जर्मनी के बादशाह का तड़पन तड़पन, इस पर सब खिलखिया पड़े और उदासी के बादल फट गए। जो वजीरा था वो पलटन का क्या था, विदूषक था, और ऐसे में बोला मैं पाधा बन गया हूँ। करो जर्मन बादशाह का तड़पन तड़पन, इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। यानी मजाक किया और सब कोई हंसने लगे, सब उदासी में पड़े हुए थे। लाना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर उसके हाथ में लेकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। लाना सिंह बोला, बाल्टी भर के अपनी बाड़ी के खरबूज में पानी दो, ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ देश क्या है, अभी बोलते हैं हाँ देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमा जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। बोलता है लाना सिंह, मैं लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमा जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाड़ी हीरा को भी यहाँ बुला लेंगे, लाड़ी हीरा को भी यहाँ बुला लेंगे, या वहीं दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम को। अभी मजाक करता है, लाड़ी हीरा को भी यहाँ बुला लूंगा, या वहीं फिरंगी मैम को दूध पिलाती है जो। ये कहता है चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं है, देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा ना सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। वह सिगरेट देने से, एक मिनट कहाँ गए हम लोग, हाँ यहाँ से थोड़ा कहानी चेंज होता है, ठीक है। देश देश की चाल है, आज तक मैं उससे समझा ना सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते हैं। वह सिगरेट देने से हट करती है, वो जो फिरंगी मेम है वो सिगरेट देने से हट करती है, ओठों में लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए नहीं लड़ेगा। ये जो फिरंगी मेम थी बार बार इनको क्या बोलते हैं, सिगरेट देती थी पीने के लिए, ओठों से लगाना चाहती है सिगरेट को, लेकिन जब ये माना कर देते थे तो समझती थी कि मेरा राजा बुरा मान गया, अब देश के लिए नहीं लड़ेगा। अच्छा अब बोधा सिंह कैसा है, पूछता है। अच्छा अब बोधा सिंह कैसा है, अच्छा है, जैसा मैं जानता ही ना हो। देखिए यहाँ से आप लोग को समझ नहीं आ रहा बोधा सिंह कौन है, यानी जो बचपन में लहाना सिंह और उस लड़की मिली थी उसी का क्या था, बेटा है, ठीक है। आगे चलेंगे समझ में आ जाएगा ये सब। ये पूछता है अच्छा अब बोधा सिंह कैसा है, तो जैसे मैं जानता ही नहीं हूँ, अब बोलता है ये क्या बोलते हैं, वजीरा सिंह बोलता है अच्छा मैं जानता हूँ नहीं हूँ, रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजारा करते हो। ये पूछते हैं आप जानते नहीं कि ये तुम क्या बोलते हैं, जो रात भर उसे अपना कंबल उड़ाते हो और तुम सिगड़ी यानी आग के सहारे तुम अपना जीवन रात गुजारते हो। अब काहे गुजारता था, काहे कि उसकी पहिल का प्रेमिका के बेटा था ये, ठीक है।
उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हैं। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हैं और आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम ना मादे पड़ जाओ, कहीं तुम ना मादे पड़ जाओ। ये मादे का क्या? यानी ठंडे पड़ जाओ। जाड़ा क्या है? मौत है। और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। एक बोलते हैं जाड़ा क्या है? मौत है। और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिलता है, जमीन यानी जमीन नहीं मिलते हैं। ठीक है। मेरा डर मत करो, ये बोलता है लाना सिंह, मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड़ी के किनारे मरूंगा। बुलेल की खड़ी के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोद पर ये सिर होगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? मिटक गया है शायद। हाँ, यहाँ पे मिटक गया है हम लोग का। ये बोलता है लाना सिंह, मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खाड़ी के किनारे मरूंगा। भाई अपने भाई कीरत सिंह की गोद पर सिर होगा और मेरे हाथों के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। ये बोलता है जब मरूंगा तो अपने भाई कीरत सिंह की गोद में मरूंगा और हाथ के लगाए हुए आंगन के पेड़ की छाया होगी। अब वजीरा सिंह ने तेव चढ़ाकर कहा। वजीरा सिंह ऐसे कहता है, कहते हैं क्यों? मरने मरने की लड़ाई क्या? मरने मरने की लड़ाई है, मरे जर्मन और तुरक। हाँ भाइयों, कुछ गाओ। अभी बोलता है वजीरा सिंह, क्या मरने मरने की बात कर रहे हो तुम? मरे जर्मन और मरे तुरक। तब इतने बोलते हैं हाँ भाइयों कुछ गाओ। हाँ कैसे? अभी अपने भाषा में गाने लगे। दिल्ली शहर ते पिसौर नु जा दिए। अब इनका गाना है। ठीक है। ये लोग अब गाना गाने लगे, मस्ती करने लगे। इतना मस्ती बतलाया गया है जो है। अब आता है ये दिल्ली शहर, ये गाना गाया है। ये दिल्ली शहर पे पेशावर को जाने वाली मंडी में लोगों का व्यापार कर लेना। अरे नांडे का सॉरी, अपना गाना है जो भी गाए हैं वो लोग। ठीक है। अब गाना गाने के बाद कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घर बारी सिख ऐसा चूजे का गीत गाएंगे। पर सारी खंडक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हो। यानी सब लोग ऊब हो गए थे जब ये ठंडे बर्फ के और खाड़ी में क्या बोलते हैं खंडे में लुकाए हुए थे, लड़ाई कर रहे थे, तो सबका मन क्या हो गया था? परेशान हो गया था। जब इतने में लोग गाना गाने लगे, अब गाना से मिजाज इन लोग का बन गया। लग रहा था कि हाँ अब कितना दिन से हम लोग मौज कर रहे हैं। चलिए अब तीसरा टॉपिक पे चलते हैं। दोपहर रात गई है, दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कटियों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लहाना सिंह के 2 कंबल और एक ब्रान कोट ओढ़कर सो रहा है और लहाना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आँख खाई के मुंह पर और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहा यानी का बोधा सिंह खाली बिस्कटियों के टीन पर सो रहा था और वह अपने कंबल बिछाकर और 2 कंबल, ये अपना भी कंबल ओढ़ कर सो रहा था और लहाना सिंह पहरे पर खड़ा था। कभी उसका आँख पहरे पर रहता तो कभी आँख इसका बोधा सिंह पर रहता। बोधा सिंह करारा यानी बोधा सिंह चिल्लाया, क्यों बोधा भाई क्या है? ये बोलते हैं क्यों, क्या बोधा भाई क्या है? पानी पिला दो। बोधा सिंह कहता है पानी पिला दो। लहाना सिंह ने कटोरा उसके मुंह में लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा कंपनी छूट गई, यानी पानी पिया और बोधा सिंह की कंपनी छूट रही। रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, यानी रुआ रुआ खड़ा एथी हो गया है। दांत बज रहे हैं, ठंडा से तो होता है। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। अब देखो, अब इतना तो दे दिया है, 2 कम्बल दे दिया है, फिर कहता है अब मेरी जर्सी पहन लो। अब लहाना एथी क्या बोलते हैं, बोधा सिंह बोलता है और तुम? ये बोलता है लहाना सिंह, मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है। यानी मेरे पास सिगड़ी है यानी आग का जलाया हुआ है और मुझे गर्मी नहीं लगती है, पसीना आ रहा है। ये बोलता है लबरई के, मुझे गर्मी नहीं लगती है, पसीना आ रहा है। अभी बोधा सिंह बोलता है ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए क्या कंबल वम्बल क्या उसको मेरे लिए, हाँ याद आई। अभी लहाना सिंह बोलता है हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी जर्सी है, आज
सवेरे ही आई है, विलायत से मेमे बुन कर भेज रही है, गुरु उनका भला करे। ये कहकर लहाना अपना कोट उठाकर जर्सी उतारने लगा। अभी लबराई के बोलता है, हाँ याद आया, मेरे पास दूसरी गरम जर्सी है, आज सवेरे ही आई है। ये कहकर लहन्ना सिंह अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा और उसे दे दिया। सच कहते हो और नहीं झूठ, सच कहते हो। अभी क्या बोलता है, भोला सिंह बोलता है, सच कहते हो तुम? तो कहता हाँ, और नहीं तो झूठ बोलता नहीं। तो यूँ कहकर ना ही कहते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप यानी वो खाकी कोट जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर खड़ा आ गया। और क्या किया, जे सब तो उसको दे दिया और अपने से क्या बोलते हैं सेठ उठता हुआ पहरा पा खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा ही थी, यानी मेम की जर्सी का कथा केवल कथा ही थी। लबरई के झूठ बोल रहा था जो हाँ मेम दी है यू उसको उड़ाने के लिए, क्योंकि ऐसे मना नहीं करेगा। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई। भाई पहारा दे रहे थे क्या लहाना सिंह, इतने में खाई से आवाज आई, सूबेदार हजरा सिंह। अभी बोलता है, कौन? लप्टन साहब, हुकुम हजूर। कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ, यानी खाई में से आवाज आया। अभी सूबेदार हजरा सिंह पूछते हैं, कौन? लप्टन साहब, हुकुम हजूर कहिए। कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो इसी धम धावा करना होगा। मील भर को दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। ये बोलते हैं से मील भर की दूरी पर पूरब में कोने में जर्मन खाई में क्या है, 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काटकर रास्ता है। अभी जो जर्मन उनके इन पेड़ के नीचे नीचे 2 खेत काटकर रास्ता बनाया गया है। 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़ा करके आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उससे जा मिलो। अभी क्या बोलते हैं, अभी लप्टन साहब बोलता है, एक मिनट लप्टन साहब, तुम यहाँ 10 आदमी को छोड़कर सबको साथ ले जाओ, जाकर उससे मिलो। खंदक छीनकर वहीं जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो। यानी बोलते हैं जाओ वहाँ पे और खड़े रहो, 10 आदमी के यहाँ छोड़ दो और जाकर वहाँ खड़े रहो। खंदक छीनकर वहीं जब तक दूसरा हुक्म ना मिले, यानी जब तक हम ना कहें डटे रहो वहीं पे, हम यहाँ रहेगा। अभी बोलते हैं जो सूबेदार हजरा सिंह है वो बोलते हैं, जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। इसका सब तैयार हो गए जाने के लिए और बोधा सिंह भी, उसका तबीयत खराब था, वो भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहाना सिंह ने उसे रोका। लहाना सिंह आगे हुआ। लहाना सिंह कहता है, तुम रुको, हम जा रहे हैं। हेलो। तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहाना सिंह समझकर चुप हो गया। अभी बोधा सिंह के जो बाप थे सूबेदार ने उंगली बोधा की ओर क्या किया, इशारा किया, चल। इतने में लहाना सिंह चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। अब इसमें क्या बोलते हैं, वो बोले थे 10 गो आदमी छोड़कर सब कोई जाओ। अब इसमें क्या हुआ, अब ये हो रहा है 10 आदमी रहेगा कौन, कोई रहना ना चाहता था। यानी सब बड़ी दिन लड़ाई हो गया, तब कोई नहीं रहना चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लप्टन साहब लहाना की सीढ़ी के पास मुंह फेरकर खड़े हो गए। लप्टन सिंह जो आए थे वो लहाना की सीढ़ी के पास मुंह फेरकर खड़े हो गए और जेब में सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। अभी जो लप्टन सिंह थे वो खड़े हो गए और सिगरेट निकाल के थूकने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहाना सिंह की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहाना सिंह समझ गया मुंह का भाव
छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते हैं उसने सिगड़ी के उजारे में साहब का मुंह देखा, बाल देखे तब उसका माथा ठनका। लपटन साहब, एक मिनट, लपटन साहब के पटियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों के से कटे हुए बाल कहाँ से आ गए। अब उनकी कैदियों जैसे कटे हुए बाल कैसे आ गए? शायद साहब शराब पिए होंगे और उन्हें बाल काटने का मौका मिल गया होगा। लहाना सिंह ने जांचना चाहा। अब लहाना सिंह जांचना चाहा, क्या कहते हैं, तो अब लहाना सिंह को शक हुआ, काहे कि लहाना सिंह ने लपटन साहब को क्या बोलते हैं सिगड़ी के औजूरा में देखे, तब उनका बाल कटा हुआ था और लपटन साहब सिगरेट पी रहे थे। क्या पी रहे थे? सिगरेट पी रहे थे। तो उनको शक हुआ जो ये लपटन क्या बोलते हैं लपटन साहब नहीं है। लहाना सिंह ने जांचना चाहा। लपटन साहब 5 वर्ष से उनकी रेजिमेंट में थे। जो लपटन साहब थे वो कब कितने वर्ष से थे रेजिमेंट में? 5 वर्ष से। ये भी सवाल पूछेगा। 5 वर्ष से थे। क्यों साहब हम लोग इस हिंदुस्तान कब जाएंगे? अभी जांच रहा है, कुछ पूछ रहा है ऐसे ऐसे लपटा था। क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई ख़त्म होने पर। ये बोलते हैं लड़ाई ख़त्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं है? अभी लगा भूल का क्या यह देश पसंद नहीं है? पूछता है क्या बोलते हैं ये लपटन साहब पूछता है क्यों ये देश नहीं पसंद है तुमको? ये बोलते हैं क्या बोलते हैं लालना सिंह, नहीं साहब शिकार के वे मज़े यहाँ कहाँ है। याद है पर साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगादारी जिले में शिकार करने गए थे तो हाँ। ये बोलते हैं हाँ हाँ वहीं जब आप खोतों पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का सामने से वही नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी नहीं देखी। ये भुलकिया रहा है, ऐसे ऐसे बात कर रहा है। और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है। क्यों साहब शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था न? आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेंस में लगाएंगे। अभी बोलता है हाँ पर मैंने वहाँ विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ लहन्ना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। अभी बोलते हैं हाँ लहन्ना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? नहीं। पलटन साहब बोलते हैं एक मिनट लपटन साहब बोलते हैं हाँ लहन्ना पर तुमने सिगरेट अभी तक नहीं पिया। ये बोलता है पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ। अभी लबराई बोलता है अरे ये साहब नहीं है। तो लबराई बोलता है पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ। कहकर लहाना सिंह खंदक में घुसा। अब उससे संदेह नहीं रहा था और उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अभी तो मालूम हो गया इसको तो मालूम हो गया कि लपटन साहब जो है नकली हैं, ठीक है। और वो झटपट निश्चय कर लिया क्या करना है। अंधेरे में किसी सोने वाले से टकराया। अभी बोलता है कौन? वजीरा सिंह। हाँ क्यों लहन्ना? अभी जाके अंधेरा में वजीरा सिंह से टकराए लहन्ना सिंह और पूछते हैं कौन? वजीरा सिंह। तो वजीरा सिंह बोलते हैं हाँ क्यों लहन्ना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आँख लगने दी होती। ये बोलते हैं क्या कयामत आ गया, थोड़ा सा तो आँख लगने दो, इतना दिन से सोया नहीं हो। चौथा आता है हम लोग को प्रति में, चौथे नंबर पर चलते हैं। क्या बताया गया चौथे भाग में? होश में आओ कयामत आ गई। अभी बोलता है होश में आए कयामत आ गई और लपटन साहब की वर्दी पहनकर आई है क्या? अभी बोलते क्या आई है? लहाना सिंह बोलता है कयामत आ गया, लपटन साहब की वर्दी पहन के कोनो आया है। बोलता है क्या लपटन साहब या तो मारे गए? लहाना सिंह बोलता है लपटन साहब या तो मारे गए या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा।
मैंने देखा और बातें की है। ये बोलते हैं सूबेदार नहीं देखा, वो चला गया डिप्टी पर और मैंने देखा हूँ, ठीक है। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, साफ उर्दू बोलता है, पर किताब उर्दू और मुझे पीने को सिगरेट दिया। ये तो सिगरेट नहीं बोलते हैं, उसमें बताया गया था सिख सिगरेट नहीं पीते हैं, लेकिन ये जो लेफ्टन साहब आए थे इस सिगरेट उसे देते थे लहाना से, तो उसको शक हो गया, ठीक है। ये बताते हैं अब तो अब उसने अब क्या करल जाए, अब मारे गए धोखा है, सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। यानी सूबेदार चल गए हैं वो क्या बोलते हैं डिप्टी पर, और कीचड़ में क्या बोलते हैं काटते फिरेंगे अपना समय, और यहाँ धावा हो जाएगा यानी हमला हो जाएगा। उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर न गए होंगे, सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए। खंडक की बात झूठ है, चलो जाओ खंडक के पीछे से निकल जाओ। पता तक न खड़के देर मत करो। ये बोलते हैं पता तक ना खड़के देर मत करो, जाओ तू चुपके से। वजीरा सिंह के बोलते हैं जाओ तुम चुपके से और सूबेदार से कहो कि खंडक की बात झूठ है और वो तुरंत लौट आए, ठीक है। हुकुम तो यह है कि यहीं हुकुम तो यह है कि यहीं ऐसी तैसी हुकुम की, यानी ऐसे ही तैसे ये हुकुम कर दिया। ये तो मालिक नहीं था, ऐसे ही हुकुम कर दिया। मेरा हुकुम जमींदार लहन्ना सिंह जो इस वक्त यहाँ के सबसे अफसर है। अभी बोलता है लहन्ना सिंह मेरा हुकुम है जमींदार हाजरा सिंह का, जो इस वक्त यहाँ का सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुकुम है। मैं लेफ्टन साहब की खबर लेता हूँ। अभी बोलता है तुम जाओ और उस सबको बुला के लाओ, तब तक हम लेफ्टन साहब से निपटता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो, पर यहाँ तो तुम 8 ही हो, 8 नहीं 10 लाख, 10 लाख। अभी बोलते हैं नहीं 8 नहीं मानो, 10 लाख है हम लोग। एक एक 41 सिख 1.25 लाख के बराबर होते हैं। अब ये भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा, एक सिख कितने के बराबर होते हैं, तो एक एक सिख 1.25 लाख के बराबर होते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। एक एक सिख कितने लाख के बराबर होते हैं, 1.25 लाख के। अब बोलते हैं चलो जाओ, लौटकर खाई के मुहाने पर लहाना सिंह दीवार से चिपक गया। अभी जाके लौट के खाई के दीवारों से ना मुहाने पर लहाना सिंह दीवारों से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टन साहब ने जेब में बेल के बराबर 3 गोले निकाले। अब ये देखा कि लेफ्टन साहब क्या कर रहे हैं, जेब से 3 गोले बम के निकाले, तीनों को जगह जगह खंडक की दीवारों पर घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। जो लेफ्टन साहब आए थे वो जर्मनी के थे, उनमें क्या बोलते हैं इस देश के लहाना सिंह के दुश्मन थे, जो कि पलटन क्या बोलते हैं पलटन साहब के थी में लेफ्टन साहब के भेष में आए थे, उसका वर्दी पहनकर। अभी क्या कर रहे थे कि जहाँ तहाँ बम फिट कर रहे थे। तार के आगे सूत के एक गुथली थी, तार के आगे एक सूत की एक गुथली थी जिसे सिकड़ी के पास रखा था। बाहर की तरह कर एक दिया सलाई जलाकर गुथली पर रखने गया। बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहाना सिंह ने साहब की कुहनी पर तान कर मारा। अभी क्या किया जे अपनी बंदूक क्या बोलते हैं, अभी दोनों हाथों की कुहनी से बंदूक को उठाया, मारा एक पे थी, कहाँ मारा तो कुहनी पर मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ की क्या बोलते हैं दिया सलाई गिर गया। अभी तो बम फिट कर दिया था लेफ्टन साहब और उसको जलाने जा रहा था, तो क्या किया लहाना सिंह, मारा दे मुक्का, न दे के हुनिया कहाँ लगा, कुहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहाना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा, कहा था ले हैया, एक कुंदा मारा उसको जाके गर्दन पर धमाक देगा। साहब आंख मीन गॉड, ये बोलता है साहब आंख मीन गॉड, ओ माय गॉड, ये बोलता है ओ माय गॉड, कहते हुए चित हो गए। अब एक कुंदा मारा लहाना सिंह उसके गर्दन पर, ये बोलता है ओ माय गॉड और कहते हुए चित हो गए। लहाना सिंह ने तीनों गोले बीनकर खंडक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सीढ़ी के पास
लिटाया। जेबे अब क्या किया, जो बामुआ था उसको फेंक दिया खंडक के बाहर और साहब को घसीटकर सीढ़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाश ली, एक मिनट, जेबों की तलाश ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकाल कर उनके अपनी जेब के हवाले किया। अब क्या किया, उनकी लपटा साहब थे, उनका जेब का तलाशी लिया जिसमें से 3-4 लिफाफे निकला और डायरी निकला, जो कि अपने वो जेब में रख लिया। साहब की, एक मिनट, साहब की मूर्छा हटी। साहब की मूर्छा हटी। लहाना सिंह हंसकर बोला, क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। अभी क्या कर दिया, लपटन साहब को कस के हुक दिया। उसके बाद में बोल रहा है, क्यों लपटन साहब, कैसा मिजाज है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। अब उसको बोल रहा है कि यह सीखा कि सिख सिगरेट भी पीते हैं। यह सीखा कि जगाधारी के जिले में नीलगाय होती है। ये सब लबराई बोल रहे थे, ये अपना ही बक रहा था, ठीक है। नीलगाय होती है और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लपटन साहब खोते पर चढ़ते हैं। यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखा है? अभी बोल रहा है, अब ये बताओ तुम इतना उर्दू कहाँ से सीखा है? हमारे लपटन साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोल पाते हैं। हमारे जो लपटन साहब हैं वो बिना क्या बोलते हैं, डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोल पाते हैं, यानी उनको उर्दू बोलने नहीं आता है। तुम कैसे इतना बोलने लगा? लहाना सिंह ने लहाना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले हो। लहाना सिंह अब कहता है, चालाक तो बड़े हो, पर माझे का लहाना इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा है और उससे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। ये बोलता है, मैं लपटन साहब के साथ कितना दिनों से रह रहा हूँ और हमें चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। उसको बोल रहा है 3 महीने हुए और एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था और वह औरतों को बच्चे होने की ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाइयाँ देता था। यानी बच्चों होने की ताबीज बांट बच्चों न औरतों को बच्चों होने की ताबीज बांटता और बच्चों को दवाइयाँ देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था, जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। वेद पढ़कर उसने से विमान चलाने की विधा ज्ञान है। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपये निकाल लो, सरकार की राज्य जाने वाली है। ये बोलता था कि खाते से पैसा निकाल लो, सरकार गिरने वाली है। डाक बाबू पोहलू राम भी डर गया। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूड़ दी थी और गांव से बाहर निकालकर कहा था, जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो। अभी लपटन साहब को बता रहा था कि हमारे गांव में एक मौलवी आया था और बच्चा होने के क्या बता रहा था, तवीज बांट रहा था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े ज्ञानी है, वे वेद पढ़ कर विमान चलाना सीख गए, वो गौ हत्या नहीं करते हैं। जब हिंदुस्तान में आएंगे तो गौ हत्या बंद हो जाएगी। तो इतने में क्या किया कि मौलवी साहब का दाढ़ी पकड़ा और गांव से बाहर निकाल कर बेलगा दिया, जाओ भागो। अब इतने में साहब की जेब से पिस्तौल चला। लहाना सिंह उसको कह रहा था, तो इतने में साहब की जेब से पिस्तौल निकला, यानी लपटा साहब की जेब से पिस्तौल निकला और लहाना की जांग में गोली लगी। अब पूछेगा लहाना को कहाँ गोली लगा, तो लहाना की जांग में गोली लगा।
जांघ में गोली लगी। इधर लहाना की, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इधर लहाना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। अब क्या हुआ, क्या बोलते हैं, ये जो साहब थे वो अपना जेब से पिस्तौल निकाले और लहाना सिंह की जांघ में गोली मार दी है। अब इतना में लहाना सिंह क्या कर कि वो निकाला और धो के फायर कर दिया। इतने में उनका कर्म क्रिया सब खत्म हो गया, यानी मर गए। धड़ाका सुनकर सब दौड़े दौड़े आए। बोधा सिंह चिल्लाया, क्या है? अभी धमाका हुआ तो बोधा सिंह चिल्लाया, क्या है? लहाना सिंह ने उसे तो यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। यानी एक कुत्ता आया था, उसे मैं मार दिया। और औरों ने सब हाल कह दिया। और औरों ने सब हाल कह दिया। सब बंदूक लेकर तैयार हो गए। लहाना ने साफा फाड़कर घाव की दोनों तरफ पट्टियों कसकर बांध दी। अभी क्या किया, साफी फाड़कर घाव को बांधा। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। तो क्या किया, जे बांध दिया तो खून निकलना बंद हो गया। उतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस गए। और उतने में 70 जर्मन चिल्लाते हुए खाई में घुस गए। सिखों की बंदूक की बाढ़ ने पहले घावों को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। अब इतने में 70 जर्मन क्या किए, यहाँ पे घुस गए। लेकिन यहाँ पे कितने थे, 8 व्यक्ति थे। यहाँ 8 थे और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस आते थे। थोड़ी ही मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी की खालसा। और धड़ाधड़ बंदूक के फायर जर्मन की पीठ पर पड़ने लगी। ऐन मौके पर जर्मन के 2 चक्की के पाटों के बीच आ गए। पीछे से सूबेदार हजरा सिंह के जवान आग बरसाते, यानी उसके पीछे से सूबेदार हजरा सिंह के जवान थे और सामने से लहाना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। यानी आगे से लहाना सिंह के जवान और पीछे से सूबेदार हजरा सिंह के जवान और बीच में जर्मन फायरिंग होने लगा। एक किलकारी और अकाल सिखा दी फौज आई, वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी की खालसा। सत श्री अकाल पुरुष। और लड़ाई खत्म हो गई। यहाँ पे लड़ाई और खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत में रहे या करार रहे हैं। 63 जर्मन या तो खेत में है या करार। उधर एक मिनट वहाँ पे 63 जर्मन और सिखों में 15 जर्मन के प्राण गए। सूबेदार ने सीख में कितने लोग मारे गए, तो सीख में 15 लोग प्राण गए और उनमें जर्मन में 63 एवं मानता है। ठीक है। सूबेदार के दाहिने कंधे में गोली आर पार निकल गई। सूबेदार के दाहिने कंधे में गोली आर पार निकल गया। पूछेगा सूबेदार को कहाँ गोली लगा था, तो दाहिने कंधे में। सूबेदार को दाहिने कंधे में गोली लगा था और आर पार निकल गया। लहाना सिंह की फसली में एक गोली लगी, यानी पीठ, फसली ही ना होता है, पीठ में फसली में गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गोली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहाना के दूसरा भारी घाव लगा है। यानी किसी को पता नहीं चलने दिया और घाव को बांध लिया और मिट्टी के पूर लिया, यानी मिट्टी से बंद कर दिया उसे, तो किसी को पता नहीं चला। लड़ाई के समय चांद निकल आया, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी कि जैसी
वानभट्ट की भाषा में दंतवी प्रदेशाचार्य कहलाती है। वजीरा सिंह कह रहा था कि मैंने कैसे मन मन पर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपट रही है। जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था, सूबेदार लहना सिंह के सारा हाल सुन और सूबेदार लहना सिंह के से सारा हाल सुन और कागजात फाड़कर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे हैं और कह रहे हैं कि तू न हो तो आज सब मारे जाते। अब इनको बोल रहे हैं लहना सिंह को, तू ना होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी, एक मिनट, इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी ओर की खाई वाड़े ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियां चली। अब जब लड़ाई हो रहा था तो वहां पे सुनाई दिया और वहां से 2 डॉक्टर को भेजा गया और 2 बीमार ढोने वाली गाड़ियों को भेजी गई, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुंची। पूछेगा गाड़ी कितने घंटों के अंदर में आ चुकी थी, तो 1.5 घंटों के अंदर में। फील्ड अस्पताल नज़दीक था। सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरे में लाशों रखी गई। अब क्या किया गया, एक छोटा सा पट्टी बांधकर उस गाड़ी में लिटाया गया और दूसरे गाड़ी में लाशों को रखी गई। सूबेदार ने लहन्ना सिंह की घाव में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। सूबेदार हजरा सिंह लहन्ना सिंह के घाव में पट्टी बांधना चाहा, लेकिन लहन्ना सिंह का छोटा घाव है, इसको सुबह देखा जाएगा। बोधा सिंह जोवर में बरजा रहा था, वह गाड़ी में लिटाया गया। बोधा सिंह जोवर में बर्रा रहा था वह गाड़ी में लिटाया गया। लहन्ना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। अब लहन्ना सिंह के घाव को देखकर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहन्ना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम और सूबेदारनी की सौगंध, जो इस गाड़ी में न जाओ। अब बोलता है, तुम लोग जाओ, हम नहीं जाएंगे, हमारा घाव छोटा सा है, हम सुबह देखेंगे। अब सूबेदार क्या बोलता है, लहन्ना सिंह को छोड़कर जाते नहीं थे, लेकिन लहन्ना ने कहा, तुम्हारी बेटे की कसम और सूबेदारनी की सौगंध, जो इस गाड़ी में ना जाए। अभी बोलते हैं, और तुम, बोलता है, मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना। लहन्ना सिंह बोलता है, मेरे लिए पहुंचकर वहां गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ। ये बोलता है, देखते नहीं लबरई के, जो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, मेरा हाल ठीक है। वजीरा सिंह मेरे पास है ही। लहन्ना सिंह बोलता है, वजीरा सिंह तो मेरे पास ही है। बोलता है, अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ। बोलता है, बोधा तो गाड़ी पर चढ़ गया, आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो जब गाड़ी जाने लगी तो लहन्ना सिंह कहते हैं, सुनिए तो सूबेदार, होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा माथा टेकना लिखा, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। यानी जो उसने मुझे कहा था वो मैंने कर दिया। शायद यहीं से चैप्टर को लिया गया है। गाड़ियों चली पड़ी थी। अभी बोल रहा है, जाना अपने घर तो बोल देना सूबेदारनी जो मुझसे कही थी वो मैंने कर दिया। सूबेदारनी कौन थी, तो वही लड़की थी जो बाजारों में मिली थी बचपन में। गाड़ियों चल पड़ी। सूबेदार ने चलते चलते लहन्ना का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था।
ये बोल रहा है अपनी सूबेदारनी को बोल देना कि उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा है वह लिख देना। ये बोल रहा है लहाना सिंह, अब जो मैं कहा हूँ आप लिख दीजिएगा। गाड़ी के जाते ही लहाना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। अभी गाड़ी चल दिया तो लहाना सिंह बोलता है वजीरा पानी पिला दो और कमर में जो बंधा हुआ है उसे खोल दो, तर हो रहा है। पांचवा इति में भाग में देखते क्या है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृतियाँ साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं साफ साफ करके एक एक करके सामने आते लगती है। सारे दृश्य सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल से उन पर हट जाती है। अभी लहना सिंह मृत्यु के समय बड़बड़ाने लगता है, ठीक है, यानी पकने लगता है कुछ कुछ। लहना 12 वर्ष का है। अमृतसर के मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, अक्सर वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तब धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा हाँ कल हो गई है, देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाली सालू। सुनते ही लहाना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा पानी पिला दे, ये बक रहा है वजीरा, फिर बोलता है पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब लहाना सिंह नंबर 17 राइफल के जमींदार हो गया। अब क्या हुआ, वो बोल दी लड़की यार से हाँ हो गया है, ये देखते नहीं रेशम से कड़ा हुआ सालू। ये बार बार पूछा तेरी कुड़वाई हो गई, उस पर बोल दिया हाँ हो गई। अब 25 वर्ष बीत गया। अब लहाना सिंह नंबर 77 राइफल के जमींदार हो गया। यानी पूछेगा ये ऑब्जेक्टिव, लहाना सिंह कितने राइफल के जमींदार थे? तो लहाना सिंह 77 राइफल के जमींदार थे। कितने राइफल के? तो 77 नंबर 77 राइफल के जमींदार। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा। उस वक्त जब क्या बोलते हैं, लड़किया उसको बोल दी हाँ हो गए हैं, तभी क्या किया, जब देश सेवा के लिए ज्वाइनिंग कर लिया, अपने प्यार को भूलकर देश सेवा करने लगा, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, उस 8 वर्ष की कन्या का कोई भी ध्यान नहीं रहा, न मालूम वह कभी मिली थी। अभी उसको क्या किया, वो भूल गया। जब बोल दीजिए हाँ हो गया है तो उसको पूरा भूल गया, उसके बारे में सोचता वोचता नहीं। अब बोलता ना मालूम कभी मिली थी या नहीं। अब 7 दिन की छुट्टी लेकर 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली थी कि फौज लाम पड़ जाती है, फौरन चले जाओ। साथ ही सूबेदार हजरा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं। अब इसको खबर हुआ कि सूबेदार और लहाना क्या बोलते हैं, बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं। लौटते समय हमारे घर होते जाना, साथ चलेंगे। बोलता है बोधा सिंह, लौटते समय मेरे ही साथ चलना। जब ये छुट्टी मिली थी 7 दिनों के लिए, घर आ रहे थे तो ये बोलते थे बोधा नहीं क्या बोलते, सूबेदार हजरा सिंह, लौटते समय हमारे घर होते जाना, साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। सूबेदार का घर उसी रास्ते में पड़ता था और सूबेदार बहुत उसे चाहता था, लहाना सिंह को। लहाना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। लहाना सिंह सूबेदार के घर पहुंचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकाल कर आया। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया। बोला लहाना, सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है। अभी क्या कर रहा है, उसके घर पहुंचे लहाना सिंह। सूबेदार के घर लहाना सिंह पहुंचे तो उसकी पत्नी झांक रही थी और उसे लहाना सिंह को देखकर पहचान गई और बोला सूबेदार सिंह बोलते हैं सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहाना भीतर पहुंचा। लहाना सूबेदार के घर में पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है,
कब से रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग नहीं रहे रहे नहीं। अभी बोलते हैं सूबेदार ने मुझे जानती है, लेकिन वो तो कभी मुझे नहीं दिखी। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। अस्सी सुनी लहाना चुप। मुझे पहचाना? ये पूछते हैं मुझे पहचाना? वो कहता नहीं। ये पूछती है लड़का लड़की है मुझे पहचाना? सूबेदार ने पूछती है, कहता ना हम कहाँ पहचानते हैं तुमको। बोलता है नहीं नहीं पहचाना। अब बोलता है तेरी कुड़माई हो गई धत कल हो गई देखते नहीं रेशम बूटों वाला सालू अमृतसर में। भाव की टकराहट से मूर्छा खुली। अब इसको जान गया, ओहो वे लड़की थी जो हमको बचपन में मिली थी अमृतसर के बाजारों में। करवट बदली पसली का घाव यानी बह निकला वजीरा पानी पिला दो उसने कहा था। अभी इतना ही बता रहा था वजीरा सिंह को तले बोलता है वजीरा पानी पिला दो उसने कहा था। स्वपन चल रहा था। सूबेदारनी कह रही है मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। ये बोलती है हम तुमको जब हमारे द्वारे पर आया तो वहीं तुमको पहचान लिए। एक काम कहती है मेरे मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी की किताब दिया है। लाया पुल में जमीन दी है। आज नमक नमक हलाली का मौका आया है। पर सरकार ने हम तिमियों की घंगरिया पलटन क्यों न बना दी जो मैंने भी सूबेदारनी के साथ चली जाती। एक बेटा फौज में भर्ती हुए उसे एक ही वर्ष हुआ। उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया। अभी बोल रही है उसको मेरा करम फूटा है। जितने भी मेरे बेटे हुए वो फौज में भर्ती हो गया लेकिन एक भी नहीं रहे। अभी यही है जो है। सूबेदारनी रोने लगी अब दोनों जाते हैं। अभी सूबेदारनी रोने लगी अब दोनों जाते हैं। मेरे भाग तुम्हें याद है एक दिन टांगे वाला का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को भी बचाना यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। अब क्या हुआ सूबेदार के घर लहाना सिंह गए तो सूबेदारनी जो थी बचपन की लड़की वो उसे पहचान गई और बोलने लगी कि जिस तरह हमें बचपन में तुम बचाए थे टांगे वाले से उसी प्रकार मेरे बेटे और पति की भी रक्षा करना। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। तुम्हारे आगे आंचल पसार कर भीख मांग रही हूँ। मेरे बेटे और पति की रक्षा करना। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहाना सिंह आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। इतना कहकर क्या बोलती है सूबेदारनी चली जाती है और लहाना सिंह आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा पानी पिला दो उसने कहा था। अब इतने में कहते कहते वो फिर बोलता है वजीरा तुम पानी पिला दो उसने कहा था। ये किसको बता रहा है? वजीरा सिंह को। लहाना का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा बैठा रहा यानी बैठा है। वह मांगता है जब तब पानी पिला देता है। लहाना सिंह का सिर वजीरा सिंह गोद में लेकर बैठा हुआ था। अब पूछेगा लहाना सिंह का सिर किसके गोद में था? तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा लहाना सिंह का सिर किसके गोद में था? तो वजीरा सिंह के गोद में बैठा रहा सिर रखकर। जब वह पानी मांगता वजीरा सिंह पिला देता। आधे घंटे तक लहाना चुप रहा फिर बोला। आधे घंटे तक आके लहाना चुप रहा फिर बोला भैया मुझे और ऊंचा कर ले। भैया मुझे और ऊंचा कर ले मैंने सिर और ऊपर धर ले। अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसे ही किया। हाँ अब ठीक है पानी पिला दे। इतने में कहकर हाँ ठीक है अब पानी पिला दे। फिर कहते हैं लहाना सिंह कहता है जब
ना, बस अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। ये लहाना सिंह बोल रहा है अब के हाड़ में, आषाढ़ का यानी अब के हाड़ में आम खूब फूलेगा, चाचा भतीजा दोनों आम बैठकर खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने तुम्हारे क्या बोलते हैं, जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने यह आम लगाया था। इतने में वजीरा के आंसू टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा था, नहीं, कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 67वीं सूची मैदान में घावों में मारा, नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहाना सिंह। यानी कुछ दिनों पीछे लोगों ने पढ़ा अखबार में कि लहाना सिंह क्या किए, मर गए। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा क्लास ख़त्म होता है, यानी यहाँ पे क्या बोलते हैं किताब ख़त्म हो गया और नहीं है। देखिए इसमें क्या बतलाया गया है, बचपन में एक लड़का और लड़की अमृतसर के बाज़ारों में मिले। वे बार बार एक एक कर मिलते रहे। फिर लड़का पूछता है तेरी कुड़माई हो गई। इस पर लड़की धौत कर भाग जाती। एक दिन अंत में लड़की ने बोल दिया हाँ हो गई, देखते नहीं ये रेशम से कड़ा हुआ सालू। तो लहाना सिंह का हुआ जे खिसियाया और खिसिया कर घर चला गया। अनेकों रास्ते में लोगों को परेशान करते हुए घर गया। उसके बाद में वो जाकर उस प्यार को टुकरा कर देशभक्ति को अपना लिया। देशभक्ति को अपनाने के बाद में वे उस लड़की का दिया हुआ वचन को पूरा किया और उस वचन को पूरा करने में और देश की सेवा करने में उसका क्या हुआ, वे अपना जान गंवा बैठे। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्लास ख़त्म हुआ। अब इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या बतलाया गया है, क्या नहीं बतलाया गया है। अब ये पूछा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। कहानी में कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, तो 5 भागों में यहाँ पे बताया गया है। 5 भागों यहाँ पे है ना। उसने कहा था कहानी कितने भागों में, 5 भागों में बटी हुई है। और इसमें युद्ध का वर्णन 3 भागों में किया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग ऐसे ही लिख लीजिएगा। उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है, जिसमें कहानी का क्या बोलते हैं, जिसमें कहानी का युद्ध 3 भागों में बटा हुआ है। उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटा हुआ है और युद्ध का वर्णन 3 भागों में किया गया है। कहानी का पात्रों की सूची बनाए, पात्रों की सूची बनाए। इसमें कौन कौन थे, लहाना सिंह, सूबेदार, बोधा सिंह, हजरा सिंह, जितने भी थे उनके बारे में लिख दे, उनको उनका नाम लिख देना है। अब क्या है, लहाना सिंह का परिचय दे। तो लहाना सिंह का परिचय कैसे देंगे, आप लोग अपने अनुसार से दीजिएगा। लहाना सिंह राइफल 77 के जमादार थे, जो बचपन में अपने मामा के घर आया था और 12 वर्ष की उम्र में एक 8 वर्ष की लड़की से अमृतसर के बाज़ारों में मिला और वह इस लड़की से प्यार करना चाहता था, लेकिन लड़की की जवाब उसकी इच्छा के विरुद्ध होने के कारण वह इस प्रेम को छोड़कर देशभक्ति का मार्ग अपना लिया और एक लड़ाकू सैनिक के रूप में अपने देश और अपने जीवन को देश के लिए समर्पित कर दिया। पाठ में लहाना और सूबेदारनी के संवादों का एकत्र करें। इस पाठ में लहाना सिंह और सूबेदारनी का कब बात हुआ है, इसको लिखना है। पहला तो बात बचपन में अमृतसर के बाज़ारों में, उसके बाद में जब लहाना सिंह 7 दिनों की छुट्टी पर घर आ रहा था तो उस समय उसके घर गए थे तो बात किए। उसके बाद में और भी लिखा गया है। ये सब क्वेश्चन अगले क्लास में कराया जाएगा, जिसमें बहुत ही अच्छे से उस क्वेश्चन उसको बताया जाएगा। चलिए यहाँ पे हमारा क्लास ख़त्म होता है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।